नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं आज कौन कौन सा चैप्टर खुल रहा है। राहुल गांधी की कुर्सी जाने के पीछे मोदी नहीं, उनका कोई अपना है क्या? यह सवाल कहां से आया, आज इस पर बात करूंगा। राहुल के दुश्मन मोदी नहीं, कांग्रेस के अंदर ही कोई है क्या, इस पर भी बात होगी। कोर्ट ने वक्त दिया, फिर भी राहुल पर 24 घंटे में एक्शन क्या जानबूझकर हुआ है, इसके फैक्ट्स बताऊंगा। कांग्रेस राहुल का विक्टिम कार्ड लेकर आई तो मोदी ने अलग ही खेल कर दिया। वो खेल क्या हुआ है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। राहुल की मुसीबत में केजरीवाल के डबल गेम का चैप्टर भी खुलेगा। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन एंड टीम का कंप्लीट रोल बताने वाला चैप्टर भी आज लेकर आया हूं, यह भी जरूर देखिएगा। साथ ही दंगाई ताहिर हुसैन को मासूम बताने वाले आज एक्सपोज होंगे पाठशाला में, जरा गौर से यह चैप्टर देखिएगा। नोट, नक्शा, झंडा, अमृतपाल के खालिस्तान की सीक्रेट फाइल भी आज आपको दिखाने वाला हूं। टीवी पर पहली बार देखिए कि अमृतपाल कहां अपनी फौज बना रहा था। दुनिया के सबसे पुराने हिंदू कैलेंडर का चैप्टर 2 भी आज खोलूंगा, जिसके बारे में कल आपको आधी जानकारी दी थी समय के अभाव में। और आखिर में क्या मोदी सरकार ने टैक्स छूट की जो सीमा थी वो 7 लाख रुपए से भी बढ़ा दी है क्या, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिविजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वन वर्ल्ड टीबी समिट में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचने का निर्णय किया था। वहां पहुंच गए। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देश के पहले रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सौगात भी दी। साथ ही 1780 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बन रहे कांग्रेस के नए दफ्तर पर आज बुलडोजर चल गया। आरोप है कि कांग्रेस के दफ्तर की सीढ़ियां फुटपाथ पर बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि सर्वे के बाद पीडब्ल्यूडी इस इलाके में अतिक्रमण अभियान चला रही है। इसी के तहत कांग्रेस दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। देश के 14 विपक्षी दलों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की इस याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए पहुंचे। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र ने उन्हें गुलदस्ता दिया, स्वागत किया। सीएम बसवराज बोम्मई भी येदियुरप्पा के घर पर हुई इस बैठक में शामिल रहे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऋषि सुनक इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद पहली बार इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पीएम सुनक से मिलने पहुंची। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि क्या राहुल गांधी को संसद से आउट करने के पीछे नरेंद्र मोदी नहीं, उनका कोई अपना है? क्या कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी के दुश्मन हैं जो राहुल गांधी को चुनावी राजनीति से बाहर देखना चाहते हैं? आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस राहुल का विक्टिम कार्ड लाई तो नरेंद्र मोदी ने क्या अलग खेल कर दिया, और क्या राहुल गांधी को कोर्ट ने तो वक्त दिया था लेकिन जानबूझकर 24 घंटे के अंदर उनकी सांसदी खत्म कर दी गई, इस पर भी बात होगी। हमने कल ही आपको पाठशाला में बता दिया था कि राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना खतरे में है। हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने वाली है। आज ठीक वही हुआ, सदस्यता चली गई। जब यह हुआ तो कांग्रेस के भी होश उड़ गए, क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस मामले को सिर्फ राजनीति से जोड़ रही थी, नरेंद्र मोदी को कोस रही थी, राहुल गांधी को क्रांतिकारी बता रही थी, यही सब चल रहा था। लेकिन आज माहौल पलट गया, जज्बात पलट गए। आज कांग्रेस माथापच्ची कर रही है कि आगे होगा क्या, आगे क्या होगा वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी के सियासी फ्यूचर का क्या होगा, इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आज शाम 2 घंटे इमरजेंसी मीटिंग चली है। वहां सोनिया गांधी मौजूद थी, प्रियंका वाड्रा मौजूद थी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और प्रवक्ताओं को बुलाया गया था कि आइए जरा चर्चा करें कि राहुल जी का भविष्य क्या रहने वाला है। लेकिन यह सारी टेंशन कांग्रेस पार्टी को अब रियलाइज हो रही है, राहुल गांधी को रियलाइज हो रही है। इसकी बड़ी वजह है वो मुसीबत जिसको शायद वो असेस नहीं कर पाए।
और राहुल गांधी के लिए मुसीबत क्या है मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी प्लस कांग्रेस की मुसीबत, और यह मुसीबत जो है वो इस मीटिंग की वजह थी, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो रही है वो बात जो हमने कल रात पाठशाला में बता दी थी। पहले तो संसद सदस्यता ये राहुल गांधी की चली गई, खत्म मामला। अब वो केरल के वायनाड से सांसद थे, वो रहे नहीं। दूसरा, जिस बंगले में राहुल गांधी रह रहे हैं उनका बंगला खत्म, अब वो चला जाएगा, 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन दिल्ली, बंगला गया। चुनाव लड़ना ये भी चला गया, 8 साल नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें 8 साल लड़ना कैसे है, नहीं लड़ पाएंगे भाई। 2 साल सजा के प्लस 6 साल, सजा खत्म होने के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 2 + 6 8 साल। अब ये 8 साल अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसका राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के लिए मतलब क्या है? ये 8 साल नहीं लड़ने का मतलब ये है कि 2024 का चुनाव गया हाथ से, खत्म भाई। 2024 तो लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आएगा 2029, वो भी गया, खत्म मामला, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। फिर आएगा 2031 का साल, जब उनकी सजा जो है, अगर ये हो गया है सब कुछ ऐसा ही, तो 2031 में वो दायरे से बाहर आएंगे, चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे। 2031 में कोई चुनाव ही नहीं है। अगला चुनाव आएगा 2034 में, जो राहुल गांधी लड़ पाएंगे। तब तक राहुल गांधी की उम्र क्या हो जाएगी? आज की डेट में राहुल गांधी 52 साल के हैं, तब राहुल गांधी की उम्र हो जाएगी 63 साल की। अब बताइए, 2034 में राहुल गांधी 63 साल के हो जाएंगे। अब उस उम्र में जाके वो पीएम बनेंगे। कब से सपना देख रहा है पूरी की पूरी पार्टी, परिवार सब, कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है। वो 63 साल में पीएम बनेंगे बॉस। और इसी बात की टेंशन राहुल गांधी के चेहरे पर भी आज दिख रही थी, और उसी बात से पूरी कांग्रेस पार्टी भी टेंशन में है, क्योंकि आज सुबह राहुल गांधी जब संसद आए तो बहुत गंभीर दिख रहे थे। आमतौर पर राहुल गांधी संसद जब आते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट करके हंसते मुस्कुराते निकलते हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। संसद में सीधा अंदर चले गए, कोई बात नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया, मुस्कुराए भी ढंग से नहीं। अब अगर कल की राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से अगर आप तुलना करेंगे तो कल राहुल गांधी टेंशन फ्री दिख रहे थे। कल की तस्वीरें देखिए, हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कल ही मैंने आपको कहा था कि देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करा के आए। लेकिन शायद कल जिस तरह से वो मुस्कुराते थे, उनको अंदाजा नहीं था कि सांसदी चली जाएगी या इतनी बड़ी टेंशन सामने खड़ी है। किसी ने लग रहा ब्रीफ ही नहीं किया था। आज जब सांसदी चली गई तो चेहरे से मुस्कुराहट भी चली गई। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को अब रियलाइज हो रहा है कि बॉस ये तो बड़ा खेल हो गया। आज जब राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों की बैठक के लिए लोकसभा गए तो बैठक में भी वो टेंशन में दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, टेंशन में बैठे हुए हैं। इसके कुछ देर बाद ही लोकसभा सचिवालय का नोटिफिकेशन आ गया जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बारे में उन्हें बता दिया गया। अब या तो इन्हें कल तक अंदाजा नहीं था या फिर कल तक ये धोखे में थे कि राहुल गांधी को कौन टच कर सकता है। अगर आप कल पूरे दिन की राहुल गांधी की तस्वीरों को देखें तो कल जब सूरत कोर्ट का फैसला आना था और राहुल गांधी दिल्ली से सूरत पहुंचे थे तो बिल्कुल बेफिक्र दिख रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन की एक कतरा टेंशन नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी जैसी आज थी। अब इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए कि जब राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुना दी गई तो उन्होंने सजा सुनने के बाद क्या किया? वो सूरत में एक रेस्टोरेंट में लंच करने पहुंचे। तो आज जो राहुल गांधी टेंशन में है वो कल सजा सुनने के बाद रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। वहां राहुल गांधी एकदम रिलैक्स दिख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, किसी टेंशन में नहीं थे। तब भी शायद उनको अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का क्या मतलब है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के दिल्ली से सूरत पहुंचने और सूरत से फिर दिल्ली आने तक टेंशन की कोई झलक ही नहीं थी। सूरत एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जब वो पहुंचे तो बिल्कुल रिलैक्स थे। अपने घर भी पहुंचे तो तब भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी पर इस तरह का संकट आ गया है तो सवाल यह है कि इस संकट के बारे में कांग्रेस में किसी ने क्या पहले सोचा नहीं था? क्या राहुल गांधी को पता नहीं था
आरोप बीजेपी ये भी लगा रही है कि राहुल गांधी का दुश्मन तो कोई कांग्रेस पार्टी में ही बैठा हुआ है। बीजेपी क्या कह रही है वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन पब्लिक भी चर्चा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी के साथ ये हो सकता है। देखिए, 3 बातें हो सकती। पहली बात, कांग्रेस ने इस केस की गंभीरता और इस केस के सियासी नतीजे के बारे में सोचा नहीं, या तो ये हो सकता है, वरना इतने हल्के मूड में राहुल गांधी दिख रहे थे, पार्टी दिख रही थी, वो कैसे हो सकता है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि कांग्रेस ने इस केस को बहुत हल्के में ले लिया और धोखा खा गए, उनको समझ ही में नहीं आया कि इस लेवल तक बात जा सकती है। या फिर तीसरी बात, जानबूझकर इस केस को अपने नतीजे तक पहुंचने दिया गया, जो कि आरोप बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर ही क्या लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी इस तरह से साइड लगा दिए जाए, ये बीजेपी आरोप लगा रही। लेकिन ये जो तीसरी बात है वो इसलिए मुमकिन नहीं दिखती क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता ही नहीं, उनके चुनाव लड़ने की योग्यता को भी खतरे में डालने के बारे में कांग्रेस सोचेगी, ऐसा संभव नहीं लगता। इतना बड़ा अगर गेम प्लान हो रहा है कांग्रेस के अंदर, यह समझ से परे लगता है। क्योंकि भाई ऐसा ही होता तो राहुल गांधी जब अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे तो उनके आगे पीछे लोग क्यों डोलते कि नहीं बन जाइए सर प्लीज आप ही बन जाइए, तभी साइड हो जाते। यानी 2 ही बातें हो सकती कि कांग्रेस ने इस केस की गंभीरता को नहीं समझा, इसके सियासी नतीजे नहीं समझे और इसे हल्के में ले लिया और धोखा खा, जैसा अमूमन उनके साथ होता है कि सियासी बत्ती जलने में समय लगता है। अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बीजेपी उसी दिन ले आई जिस दिन उन्होंने अडानी को लेकर संसद के अंदर खड़े होकर आरोप लगाया और सबूत नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए 36 दिन लग गए। थोड़ा स्लो चलते हैं ये। अब जब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के साथ तो बड़ा खेल हो गया, तो ये टेंशन में, गुस्से में। कल तक ये सोच रहे थे कि राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता बन जाएंगे कि देखो नरेंद्र मोदी डर गए राहुल गांधी से, इसलिए ऐसा हो रहा है। कल तक राहुल गांधी क्रांतिकारी दिखाए जा रहे थे, अब राहुल गांधी बेचारे दिख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आज शाम की मीटिंग के बाद कैसे गुस्से में हैं, ये राहुल गांधी के मामले में प्रियंका वाड्रा का कैमरे पर पहला बयान आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। लेनन ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था। अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंपनी ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। कोर्ट में तारीख क्या यहां से सरकार दिलवाती है, या तो प्रियंका वाड्रा जो कह रही है कि ये साजिश में कोर्ट भी, अदालत भी शामिल है क्या, कि उसने अचानक से केस जिंदा कर दिया। एक एक चीज कब कब कैसे कैसे हुई है उसकी पूरी तारीख है सबके सामने। कल जब राहुल गांधी को सजा हुई तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया, ट्वीट किए, प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, मोदी को कोसा, लेकिन जो सही मायने में करना चाहिए था वो पहले क्यों नहीं किया। कोई प्रियंका वाड्रा से पूछे, कोई कांग्रेस पार्टी से पूछे, जबकि ये वो कांग्रेस है जो अपने नेताओं को केस से बचाने के लिए पूरा दम लगा देती है। आप याद कीजिए, पवन खेड़ा का केस आपको याद दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। पवन खेड़ा बॉस जैसे ही गिरफ्तार हुए, कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। पवन खेड़ा को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस था, ठीक वैसा ही जैसे राहुल गांधी का केस है। कांग्रेस चाहती तो राहुल गांधी के केस में भी बड़े बड़े वकील लगा देती। यह बात तो बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रही कि जब कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज थी तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि राहुल गांधी को कानूनी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला, कोई बड़ा वकील नहीं लगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कह दिया कि कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी से छुटकारा पाने की साजिश रची गई और राहुल गांधी को पता लगाना चाहिए कि उनसे छुटकारा पाने के लिए किसने ये सोची समझी साजिश रची। ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला,
या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया। ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के दिमाग में भी एक शक का बीज बो दिया कि बॉस आपके आसपास ही लोग तो नहीं ऐसे कि आपसे छुटकारा पाना चाह रहे थे। जब कांग्रेस को राहुल गांधी के मुद्दे पर कानूनी सलाह लेनी चाहिए तो इस मामले को गंभीरता से लिया नहीं। अब जब सजा हो गई तो पीएम मोदी को कोस रहे और राजनीति हो रही। अभी भी कांग्रेस इस मुद्दे के कानूनी पक्ष की ज्यादा बात नहीं कर रही। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को कि कैसे वो अभी भी नरेंद्र मोदी पर फोकस किए हुए। हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी हम सब जानते हैं ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए। पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है, और वो ये है अडानी का महाघोटाला। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की। आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। अब कांग्रेस पार्टी बार बार इसको अडानी मामले से जोड़ रही है। कोई भी ये सिंपल सी बात सोचेगा कि 2019 का केस है, क्या 2019 में राहुल गांधी को भाषण लिखकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने दिया था, या उस वक्त केस कर दिया गया था कि 2023 में कभी अडानी का मामला आएगा तो राहुल गांधी को इस मामले में फंसा देंगे? और क्या जज साहब को नरेंद्र मोदी ने फोन कर दिया कि ये सजा दे दीजिए? क्या ये कहने का मतलब है? और अगर आप इस सारे मामले में जो अदालती प्रक्रिया है उसको नजरअंदाज करते हुए आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पे कार्रवाई कर दी, तो जो पॉलिटिकली आप सोचें, अगर इसको, कई बार ऐसा होता है ना देश में, एक बड़े वर्ग को लगता है कि बड़े लोग तो बच जाते हैं, उन पर तो कोई एक्शन ही नहीं होता। अब जब राहुल गांधी पर एक्शन हो रहा है और उसका क्रेडिट आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो लोगों को तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने, बताइए, ये देश में माहौल बना दिया है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों पर भी एक्शन हो जा रहा है, तो आप तो उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस तरह से पॉलिटिकल रणनीति बनाती है। अच्छा, कांग्रेस के लिए यह संकट सूरत कोर्ट के फैसले से आया। कल सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया। यह वो नोटिफिकेशन है जो लोकसभा सचिवालय से जारी हुआ। इसमें लिखा है कि सूरत के सीजीएम कोर्ट से दोषी करार होने के बाद राहुल गांधी, जो केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, उनकी सदस्यता उस दिन से रद्द की जाती है जिस दिन से वो कोर्ट से दोषी ठहराए गए। अब बहुत सारे लोग, और मैंने देखा ट्विटर पर कई वरिष्ठ पत्रकार, पता नहीं ये लोग थोड़ा भी पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास तो 30 दिन का समय था, फिर अचानक कैसे लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल भी पाठशाला में बताया था कि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मिला है।
इसका सदस्यता से अयोग्य होने या न होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 यह साफ साफ कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और जिसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, वो सजा के ऐलान वाले दिन से अयोग्य घोषित हो जाएगा और सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित रहेगा। तो कैटेगोरिकली लिखा है भाई, जिस दिन सजा आई उस दिन से आप अयोग्य घोषित। तो 30 दिन मिला था, नहीं मिला था, इसका क्या नाटक है? लेकिन बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे थे कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 30 दिन का समय दे दिया, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत नहीं जाएगी। जबकि इसमें बात यह थी कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को सस्पेंड किया था। मतलब आपको मौका दे रहे हैं कि आप जेल ना जाए, आप इसके लिए अपील कर रहे हैं, ना कि उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले को सस्पेंड किया। इसलिए कल जब सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसी वक्त से राहुल गांधी सांसद के तौर पर अयोग्य हो चुके थे। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 में एक सब सेक्शन 4 था, जिसमें जनप्रतिनिधियों को अयोग्यता से बचने के लिए 3 महीने का वक्त मिला करता था। लेकिन यही सब सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया था। तब से बहुत सारे नेताओं की सदस्यता तुरंत जा चुकी है, जैसे ही उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई। तो राहुल गांधी कोई पहला केस नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ भी नहीं। राहुल गांधी को इकलौते सांसद नहीं है जो 2 साल से ज्यादा की सजा मिलते ही पूर्व सांसद हो गए। जैसे लालू यादव को सितंबर 2013 में रांची की सीबीआई कोर्ट से चारा घोटाले में 5 साल की सजा हुई। तब लालू यादव बिहार के सारण से सांसद थे। सजा मिलने के बाद संसद सदस्यता तुरंत चली गई। सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। ऐसे ही सितंबर 2014 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के केस में 4 साल की सजा हुई। उन्हें भी सीएम पद छोड़ना पड़ा, उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। अभी पिछले साल यानी 2022 में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के 2019 के मामले में 3 साल की सजा हुई। आजम खान रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई। इसी तरह से इसी साल यानी जनवरी 2023 में लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या की कोशिश के एक केस में 10 साल की सजा हुई थी। इसके बाद तुरंत उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। तो हर बात को ऐसा नहीं बना दीजिए ना बॉस कि हर चीज सिर्फ राहुल गांधी के साथ हो रही है और बहुत अत्याचार हो रहा है। नियम है, वो नियम से ऊपर नहीं है। आप मानते होंगे कि वो नियम से ऊपर है, लेकिन नहीं है। देश में संविधान चलता है और वो राहुल गांधी पे भी चलेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में बहुत तेजी से फैसला हो गया। कांग्रेस के नेताओं का, बड़े बड़े पत्रकारों का कहना है कि इतनी हड़बड़ी क्या थी सदस्यता पर फैसला लेने की। लेकिन अगर आप पिछले कुछ अरसे में ऐसे ही मामलों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फैसला ऐसे ही होता है 1 से 2 दिन के अंदर। और क्या होता है, आपको पुराने उदाहरण बता देता हूं। आजम खान का केस देख लीजिए। आजम खान का केस है, इनको सजा हुई, 1 मिनट इसको ऐसे बनाइए, यहां लिखिए आजम खान। इनका केस देखिए, इनको सजा हुई 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को, ठीक है, 2022 में, 27 अक्टूबर 2022। अयोग्यता का नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन जैसे अभी राहुल गांधी के मामले में आया, ये कब आया बॉस? ये अगले दिन आ गया, 28 अक्टूबर 2022 को, 2022 को, 1 दिन के अंदर। आजम खान के बेटे हैं, इनका केस आपको बताता हूं। इनके बेटे को, आजम खान के बेटे को 13 फरवरी को सजा हुई। 13 फरवरी 2023 को सजा होती है इनको। इनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन कब आता है? 15 फरवरी को। 2 दिन के अंदर इनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो? लक्षद्वीप से सांसद हैं मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल ये लक्षद्वीप से सांसद है। इनको सजा कब हुई? इनकी सजा होती है 11 जनवरी 2023 को। फैसला आता है कि भाई आप सजा हो गई आपको, और इनका नोटिफिकेशन आ जाता है 13 जनवरी 2023 को। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई? सबके साथ हो रहा है हर बार वही चीज कि मैं, मेरे साथ देखो क्या हो गया। ये क्या देश का नियम है भाई? सबके साथ चल रहा है।
राहुल गांधी के केस में एक बात यह भी कही जा रही कि फैसला बहुत जल्दी आ गया, कि मतलब यह फैसला इनको 4 साल में आया, यह भी जल्दी लग रहा है। भाई आपने 13 अप्रैल 2019 को बयान दिया, 16 अप्रैल 2019 को कोर्ट में केस हुआ, 10 अक्टूबर 2019 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, फिर अक्टूबर 2021 को कोर्ट में बयान दर्ज कराया, 20 मार्च 2023 को केस का ट्रायल पूरा हुआ, 23 मार्च 2023 को सजा का ऐलान हुआ। 4 साल लगभग लग गए। अब ये 4 साल भी कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाते हैं जल्दी जल्दी। ये दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं, एक बार सुनिए। तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप पे सुना जाता था। नहीं बॉस, ऐसा डिक्टेटरशिप में नहीं सुना जाता था। डिक्टेटरशिप में कोर्ट नहीं होती है, अदालत नहीं होती है। या तो अदालत को मानिए या मानिए कि भाई डिक्टेटरशिप है, दोनों नहीं हो सकता। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जल्दी जल्दी फैसले आने चाहिए। अब इनको यह भी लग रहा है कि 4 साल में क्यों। वैसे अब इन बातों का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया, क्योंकि कहानी अब अयोग्यता से आगे बढ़कर उपचुनाव तक पहुंच चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की वायनाड सीट पर अप्रैल में उपचुनाव करवाया जा सकता है। चुनाव आयोग में वायनाड सीट पर उपचुनाव के लिए चर्चा भी शुरू हो गई। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 151A के मुताबिक नियम क्या है ये भी जान लीजिए, वरना तुरंत ये भी आ जाएगा कि देखिए राहुल गांधी की सीट थी इसलिए तुरंत जो है वो फैसला हो गया। कोई भी लोकसभा या विधानसभा सीट खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। जैसे अभी लक्षद्वीप के सांसद के केस के बारे में आपको बताता हूं, जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि 11 जनवरी को उनको सजा हुई और 13 जनवरी को नोटिफिकेशन आया, जिसके बारे में आपको बता रहा था। जो उपचुनाव का नोटिफिकेशन है, उपचुनाव का, वो कब आ गया? वो आ गया 18 जनवरी को। ठीक है, तो सदस्यता जाने के 5 दिन बाद आ गया। तो इससे पहले कि आपके दिमाग में भर दिया जाए कि ये सिर्फ राहुल गांधी है इसलिए हो गया, ऐसा औरों के साथ भी हो रहा है। जिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम और नरेंद्र मोदी का पार्टनर बता रही थी, आज वही ममता बनर्जी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में विपक्षी नेता बीजेपी के प्राइम टारगेट बन गए। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को बीजेपी कैबिनेट में जगह दे रही है और विपक्षी नेताओं को उनकी स्पीच के लिए अयोग्य ठहरा दिया जा रहा है। आज हम लोकतंत्र में नई गिरावट के गवाह बन गए। इसी तरह से विपक्ष में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। यानी विपक्ष की जिस एकता के लिए ये नेता चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे, मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, वो काम एक दिन में एक केस ने कर दिया। और कल मैंने आपको यही बोला था कि बीजेपी हो सकता है इस वजह से थोड़ा तनाव में होगी कि एक तो राहुल गांधी रेस से बाहर हो जाएंगे, दूसरा विपक्ष एकजुट होने का बहाना मिल जाएगा। विपक्ष क्या कह रहा है एक बार सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। कह रहे कांग्रेस के नेता के साथ अब हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। अच्छा, समाजवादियों के साथ जब हुआ तब तो अडानी का मामला भी नहीं था, लेकिन सब अपने ऊपर लिए बैठे कि
मुझे रोकने के लिए ये सब हुआ। अच्छा, ये सब सारे मामले, सब लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई ये नहीं बता रहा कि भाई क्या इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी ने करवा दिया है क्या? राहुल गांधी के केस की वजह से विपक्ष की कुछ पार्टियां भी एक्सपोज हो गई, जैसे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि साल 2013 में यही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का समर्थन कर रहे थे जिसमें कोर्ट ने सजा होने पर नेताओं को तुरंत अयोग्य होने का फैसला दिया था। ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे थे जो मनमोहन सरकार लेकर आई थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था उस जमाने में। उस ऑर्डिनेंस में यह था कि भाई तुरंत सदस्यता नहीं जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल 2013 में विरोध कर रहे थे उस ऑर्डिनेंस का। और आज राहुल गांधी के लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या से क्या हो गए देखते देखते। हम लोग अभी राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनको बताया कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रही है उस ऑर्डिनेंस से इस देश की सारी जनता बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वो जजमेंट बेसिकली संसद के अंदर दागी लोगों को ना लाने के लिए था, ताकि जो संसद के अंदर दागी लोग बैठे हैं अगर उनको सजा मिलती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो वाला बिल जो है वो अभी संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को दिया हुआ है। जब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है तो ऑर्डिनेंस लाने की अभी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट। तो ये 2013 से 2023 के बीच केजरीवाल जी का परिवर्तन है। कह रहे हैं बहुत डरते हो यार तुम लोग। मनीष सिसोदिया जब जा रहे थे जेल, उसके पहले बोल के गए थे कि मोदी जी अब राहुल गांधी से डरते ही नहीं है, वो तो केजरीवाल से डरते हैं। तो समझ ही में नहीं आता इन लोगों के किस दिन के बयान पर यकीन करना। 2013 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी दागियों को अयोग्य ठहराए जाने का समर्थन करने वाले केजरीवाल आज राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह, अनपढ़, अहंकारी, क्या क्या नहीं बता रहे, सुनिए। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। बेसिकली केजरीवाल को लग रहा है कि इसी तरह से आप लोग मनीष सिसोदिया के मामले में मेरे साथ खड़े हो। आज अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन जैसे केजरीवाल अपनी गलतियों पर माफी मांगते रहे, वैसे ही राहुल गांधी भी अपनी गलतियों पर माफी मांगते रहे। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी को अपनी गलतियों का एहसास देर से होता है। कई लोग कह रहे हैं इस केस में भी राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग लेते? भाई किसी की भावनाएं तो हर्ट हुई थी, कह देते कि ठीक है वो मकसद नहीं था मेरा। लेकिन राहुल गांधी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, राहुल गांधी को यह रियलाइज होने में कि गलती हो गई, अब माफी मांग लेनी चाहिए, थोड़ा वक्त लगता है। राहुल गांधी 2013 में इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो जो आपको कल तस्वीर दिखाई थी, इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। बहुत सवाल उठे कि बताइए इन्हीं की सरकार चल रही है, ये कोई तरीका है खड़े होकर बीच में सबके बीच में ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। ये मानने में कि उनसे गलती हुई, 2018 में इन्होंने गलती मानी कि भाई मेरे से गलती हो गई। वो जो राहुल गांधी ने माना कि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़कर गलती की थी, उन्होंने कहा था कि ये उनकी गलतियों की लिस्ट में से एक गलती है। राहुल गांधी ने कहा था कि वो काफी अग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वो गलती करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। तो गलती करके सीखने में 5 साल लग गए। अच्छा, ये पहला मौका नहीं था जब गलती करके उनको रियलाइज होने में कि गलती हो गई, समय लगा। 2018 में आप देखिए, एक केस तो ये हो गया। 2018 में राफेल का मामला उठाया, उसमें वो फंस गए कि भाई ये तो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 2020 में इन्होंने माफी मांगी।
मतलब यहां भी उनको 2 साल लग गए ये समझने में कि बॉस मुझसे गलती हो गई, और बिना शर्त माफी मांगी। 2018 में चौकीदार चोर है, ये वाला बयान दिया, चौकीदार चोर है, ये पूरा नारा बना दिया इन्होंने। नवंबर 2019 में 1 साल बाद इन्होंने माफी मांगी। मतलब करीब करीब 1, 1.5, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद राहुल गांधी को पता चलता है कि मैंने गलती की थी। तो हो सकता है इस मामले में भी आने वाले 2-4 साल में उनको लगे कि हाँ भाई, इस मामले में तुरंत माफी मांग के निकल लेते और तुरंत लड़ाई लड़ते राजनीतिक, तो शायद ज्यादा फायदा होता। हालांकि राहुल गांधी के लिए अभी रास्ते बंद नहीं हुए। हमने आपको लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद पीपी मोहम्मद फैसल का केस बताया, जिसमें इसी साल जनवरी में उन्हें 10 साल की सजा हुई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई और चुनाव आयोग ने उनकी सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। फिर उपचुनाव को रुकवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब राहुल गांधी देखे कैसे उनकी उम्मीद बची हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने उस उपचुनाव को टाल दिया जो 27 जनवरी को होना था। इसके बाद कानून मंत्रालय ने मोहम्मद फैसल की सदस्यता को फिर से बहाल करने की सिफारिश की। हालांकि अभी तक मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल नहीं हुई है। मोहम्मद फैसल का कहना है कि उनकी फाइल लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में पेंडिंग है। लोकसभा सचिवालय ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए अब मोहम्मद फैसल रोजाना संसद आते हैं लेकिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाते। इसलिए कानूनी फैसले में कानूनी तरीके से लड़ना चाहिए। इस देश में कानून अदालतें सबके लिए बराबर हैं, और यह भी ध्यान रखिए कि उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। यह कानून मंत्रालय ने सलाह दी कोर्ट के अंदर, जबकि ये एनसीपी के सांसद हैं, और आरोप लग रहा है कि विपक्ष के सांसदों को खत्म किया जा रहा है, संसद से निकाला जा रहा है। तो राहुल गांधी की उम्मीद अभी बची है, लेकिन इतना हंगामा कर देंगे कि हिटलर शाही है, तानाशाही है, सब ये हो गया वो हो गया, कि कल को अगर फैसला रुक जाएगा तो पब्लिक कहेगी कि तब बॉस उस दिन तो कह रहे थे कि यहां तानाशाही चल रही है, अब नहीं चल रही। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है, तो नरेंद्र मोदी ने भी खेल कर दिया, अपने ओबीसी मंत्रियों को आगे कर दिया। पूरा मामला ओबीसी की राजनीति का बन चुका है। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी समुदाय को टारगेट किया गया, क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम का बोला था, तो मोदी सरनेम ओबीसी से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने बीजेपी कह रही है कि ओबीसी के प्रति ये कांग्रेस की सोच दिखाती है। आपको मोदी कम्युनिटी के बारे में बता देता हूं, जिस सरनेम को लेकर बयान पर राहुल गांधी की सदस्यता गई। मोदी समुदाय परंपरागत रूप से खानाबदोश यानी घुमंतू व्यापारी समुदाय है, जो आज से 600 साल पहले यानी 16वीं सदी में गुजरात में आकर बसे। मोदी समुदाय के लोगों का मुख्य काम मूंगफली और तिल का तेल निकालकर उसका व्यापार करना था। तेली घांची यानी तेल निर्माता समुदाय होने की वजह से गुजरात में इनको मोधवानिक यानी या बनिया जाति के तहत वर्गीकृत किया गया। 1994 में मोदी समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिला। मोदी समुदाय में 2 उप समूह हैं, एक बनिया व्यापारी समुदाय है और दूसरा तेली घांची खानाबदोश जनजाति है। इसी तेली घांची खानाबदोश जनजाति को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। बनिया व्यापारी समुदाय के मोदी आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। तो बीजेपी अब कह रही है कि देखिए, ये लोग मोदी को बोले कि सारे मोदी चोर हैं, और अब राहुल गांधी माफी भी नहीं मांग रहे और हंगामा कर रहे हैं, इसका मतलब ये ओबीसी के खिलाफ है। तो उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि देखिए ये लोग ओबीसी को टारगेट करते हैं। तो अलग पॉलिटिक्स चल रही। लेकिन नैरेटिव हर कोई बनाने का प्रयास कर रहा है, और जब नैरेटिव की बात कर रहा हूं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं वो नैरेटिव जो दिल्ली दंगों में बनाया गया था। पाठशाला में अब दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन एंड टीम का कंप्लीट रोल बताने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। जो लोग दंगाई ताहिर हुसैन को मासूम बता रहे थे, वो आज एक्सपोज होंगे। और ये खबर, इतनी बड़ी खबर, दिल्ली में दंगे हुए, उस पर कोर्ट फैसला सुना रहा है, बता रहा है कि दंगे करने वाला कौन था, वो मासूम जिसे बताया गया उसका रोल क्या था, ये बता रहा। और ये खबर हर जगह से गायब है, इसलिए मुझे लगा पाठशाला में आपको ये बताना चाहिए। देखिए चैप्टर। दिल्ली में जब फरवरी 2020 में दंगे हुए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को पकड़ा गया था, तो खूब हो हल्ला मचाया गया था कि ताहिर हुसैन की गलती नहीं, गलती तो कपिल मिश्रा जैसे लोगों की है, उनकी वजह से दंगे भड़के। लेकिन आज सब गायब हो गए। पलट के देखिए, कोई दिखेगा नहीं। जो ताहिर हुसैन को मासूम बता रहे थे, फर्जी फैक्ट चेकर से लेकर
और नेता से लेकर और बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर घोड़े खोल दिए थे कि ताहिर तो बेचारा है। आज सब गायब है, लेकिन आपको खबर जाननी चाहिए, वरना यह देश इसी तरह के नैरेटिव्स में बार बार फंसता रहेगा। इसलिए आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। आज कहीं कोई दिल्ली दंगों की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कोर्ट से आरोप तय हुए तो इसमें ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी हैं। कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो उस वक्त चले पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर रही हैं, इसलिए सब गायब हो गए। पूरा इकोसिस्टम मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ गया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और बाकी 10 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप तय किए। ताहिर हुसैन पर अलग से आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप तय किए गए। इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहा, अब वो सुनिए और याद कीजिए कि इस ताहिर हुसैन के बारे में इकोसिस्टम क्या कहता था। कोर्ट कह रहा है कि ताहिर हुसैन लगातार मॉब को यानी भीड़ को सुपरवाइज कर रहा था, मोटिवेट करने के लिए काम कर रहा था, और यह सब चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गई, ये कोर्ट कह रहा है अपने फैसले में। और उस वक्त इस ताहिर हुसैन, इसके घर की छत, उस छत पर मिले एसिड की बोतलें, उन सबको एक पूरे इकोसिस्टम ने साफ कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बेचारा फंसा हुआ था वहां पर। यानी कोर्ट ने माना कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन ने भीड़ को भड़काया, जिससे हिंदुओं को निशाना बनाया जा सके। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा बाकी के 10 आरोपी कौन है वो भी आपको बता देता हूं। मुल्लाजी उर्फ सलमान, नजीम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कब और कैसे हुई और ताहिर हुसैन का नाम इसमें कैसे आया, यह भी आपको जानना चाहिए। 25 फरवरी 2020 को इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्टेड अंकित शर्मा दफ्तर से अपने घर आए थे। 25 फरवरी 2020 को शाम 5 बजे अंकित शर्मा घर का सामान लेने के लिए बाहर गए। पूरी रात अंकित शर्मा वापस घर नहीं आए तो उनके पिता ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। 26 फरवरी 2020 को ही अंकित शर्मा की डेड बॉडी खजूरी खास नाले से बरामद हुई। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंकित के शरीर पर 51 घाव थे जो धारदार हथियार से किए गए थे। 51। अंकित शर्मा के पिता ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन और उसके गुंडों ने अंकित की हत्या की है। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें अंकित शर्मा को 25 फरवरी की शाम 5:39 पर 3 लोग खजूरी खास नाले में फेंकते दिखाई दिए। 28 फरवरी 2020 को एफएसएल की टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची, जहां भारी संख्या में बोतलें, बुलेट्स, पत्थर और टूटी हुई कांच की बोतलें मिली। जांच में पता चला कि ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, एसिड बम फेंकने के लिए किया। अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन के रोल के बारे में गवाहों ने बयान दिए। ये बयान कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिसके मुताबिक जांच के दौरान 2 चश्मदीदों ने यह बताया कि उन्होंने देखा था कि ताहिर हुसैन भीड़ को भड़का रहा था। ताहिर हुसैन के भड़काने के बाद ही भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला किया और उसे मार डाला। और इस ताहिर हुसैन को इस देश के कई नामचीन लोगों ने मासूम बताया था। सुनिए, चश्मदीद बता रहे हैं कि इसके भड़काने की वजह से वहां हालात बिगड़े। दोनों गवाहों को वारदात की करीब 35 से 36 तस्वीरें दिखाई, जिसमें दोनों गवाहों ने 3 आरोपियों ताहिर हुसैन, अनस और मुल्लाजी की पहचान की थी। ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आपको हैरान कर देंगी कि यह साजिश कितनी गहरी। कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों से पता चलता है कि ताहिर हुसैन दंगों के समय अपने घर से चांदबाग पुलिया और मस्जिद के बीच मूवमेंट कर रहा था। ताहिर हुसैन भीड़ को हिंदुओं से बदला लेने के लिए भड़का रहा था। वहां मौजूद भीड़ का हर सदस्य हिंदुओं को निशाना बनाने के मकसद को पूरा करने में शामिल था। भीड़ के इस व्यवहार से पता चलता है कि वो हिंदुओं को मारने और नुकसान पहुंचाने के क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चलता है कि भीड़ जिस तरह से हिंदुओं और उनकी संपत्ति पर हमला कर रही थी, उसकी तैयारी पहले से थी। ताहिर हुसैन ने भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए भड़काया, जिससे कोई भी हिंदू न बच सके।
कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा जब भीड़ के सामने आया तो ताहिर हुसैन ने भीड़ को भड़काया। कोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि यह साजिश खास तौर पर अंकित शर्मा को मारने के लिए नहीं थी, लेकिन जब ताहिर हुसैन भीड़ को हिंदुओं को मारने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत भड़का रहा था तो इसी में अंकित शर्मा की भी हत्या हो गई। यानी अंकित इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था और हिंदुओं के खिलाफ यह जहर ये ताहिर हुसैन भर रहा था। यह कोर्ट में कहा गया है। लेकिन जिन लोगों ने माहौल बनाया कि यह तो मुसलमानों के खिलाफ दंगा था, यह तो बीजेपी के लोगों ने कराया हुआ दंगा था, यह तो हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत टाइप है, वो सारे लोग आज नदारद हो। दंगे में हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरे, लेकिन सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने मरने वालों का धर्म देखा, उनके पीड़ित होने को नहीं देखा। ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा, जबकि इसी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए 2020 में जमकर हल्ला मचा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने उस समय क्या क्या कहा था, आज आपको दिखाता हूं, याद दिलाता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने 27 फरवरी 2020 को ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि ताहिर हुसैन बेकसूर है। बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसा रही है। यह अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक, इन्होंने पहले ही बेकसूर बता दिया। आज कोर्ट कह रहा है कि वो ताहिर हुसैन भीड़ को उकसा रहा था, भड़का रहा था। अमानतुल्लाह खान ने ही 7 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि आज ताहिर हुसैन को सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने कराई थी। ऐसे हवा में साबित होता है क्या? चश्मदीद सारी बातें सब मिली हैं, तब जाकर उसको दोषी साबित किया गया। उस समय बॉलीवुड भी ताहिर हुसैन के समर्थन में खड़ा नजर आया था। जावेद अख्तर ने ताहिर के समर्थन में ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि कई लोग मारे गए, कई घायल हो गए, कई घरों को जला दिया गया, कई दुकानों को लूट लिया गया, कई लोग बेघर हो गए, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक घर को सील किया और उसके मालिक की तलाश कर रही है। इत्तेफाक से उसका नाम ताहिर हुसैन है। आज जावेद अख्तर साहब कोई ट्वीट करेंगे जो फैसला आ रहा है, जो बातें कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी ने ट्वीट में लिखा था कि लेट्स बी वेरी क्लियर, ताहिर हुसैन वो आदमी है जिस पर वो लोग, सिंगल कोर्ट में वो लोग दंगे और हिंसा का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से भी कई लोगों ने इस नैरेटिव को सच माना होगा, लेकिन खुद से पूछिए कि उसने खुद 5 मिनट पहले पुलिस को फोन क्यों किया था। जनता को वो फोन कॉल सुनने दीजिए जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएं। इतनी हड़बड़ी क्यों थी ताहिर हुसैन को बेकसूर साबित करने की? इतनी हड़बड़ी क्यों थी एक धर्म विशेष को विक्टिम बनाने की? इतनी हड़बड़ी क्यों थी? एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एजेंडा है ये दंगे के पीछे ये साबित कर देने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था, क्योंकि चुनाव सामने थे। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े मशहूर लोगों ने ताहिर हुसैन का समर्थन किया, लेकिन आज वो सब खामोश हैं। किस किस की लिस्ट दिखाओ। कुछ फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, फैक्ट चेक कर रहे थे कि कितना मासूम है ताहिर। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में यह कोर्ट का पहला फैसला नहीं है जिसमें हिंदुओं को टारगेट करने की बात कही। इससे पहले 14 मार्च को कड़कड़डुमा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कोर्ट ने 9 लोगों को दिल्ली में दंगा फैलाने, अवैध तरीके से जमा होने, चोरी और आगजनी के आरोप में दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों पर लगाए आरोप बिना किसी शक के साबित हुए। सभी आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव था हिंदुओं की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। पुलिस के बार बार अपील करने के बाद भी आरोपियों ने उत्पात और हिंसा करना जारी रखा। कोर्ट भी लगातार कह रही है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो साजिश का हिस्सा थे, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ सारा काम किया गया। लेकिन माहौल देश में कैसा बनाया गया, और मैं जब आपको ये फैक्ट्स बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये सारी बातें जानें, वरना कभी मुसलमानों के दिमाग में जहर भरा जाएगा, कभी हिंदुओं के दिमाग में। गलत को गलत कहना सीखिए बिना उसका धर्म देखे। और अगर आरोपी किसी भी धर्म का है,
तो उसको आरोपी रहने दीजिए। उसके धर्म में अपना एजेंडा निकालकर अपनी सियासी रोटी सेकना शुरू मत कीजिए। पर यह खबर कहीं है ही नहीं। कितनों को पता था आप लोगों को कि यह सब हुआ है कोर्ट में? पाठशाला में अब हिंदू नववर्ष का वो चैप्टर जो कल अधूरा रह गया था। आज से 2080 साल पहले हिंदू पंचांग की शुरुआत कैसे हुई, रोमन कैलेंडर की वजह से हम इस हिंदू कैलेंडर से कैसे दूर होते चले गए, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके जीवन के तार आज भी इस हिंदू कैलेंडर से जुड़े हैं। उसका सेकंड चैप्टर देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के बारे में मैं आपको बता रहा था कल कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत 2080 साल पहले विक्रम संवत से हुई। यह मौजूदा इंग्लिश कैलेंडर से 57 साल आगे है। यानी जब भी आपसे कोई कहे कि इंग्लिश कैलेंडर में, इंग्लिश कैलेंडर इसमें कौन सा साल चल रहा है, इसमें आप कहेंगे 2023 चल रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत कौन सा है, हिंदू कैलेंडर इसमें कौन सा साल चल रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2023 मान ली, अभी 2023 है, जो भी साल हो इंग्लिश कैलेंडर का उसमें प्लस 57 कर देना है। तो हिंदू कैलेंडर में अभी साल 2080 चल रहा है। अब आप कहेंगे ये 57 साल ही क्यों जुड़ा, ये 57 साल आगे कैसे है? क्योंकि विक्रम संवत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत, ये सब जानना चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश कैलेंडर क्या करता है, इसकी शुरुआत जो है वो ईसा मसीह के जन्म से होती है, वहां से 0 से शुरू होकर यहां तक चल रहा है। लेकिन ये विक्रम संवत जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले शुरू हो चुका था। तो इसीलिए जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें जब आप 57 साल और जोड़ते हैं तो आपको मिलता है हिंदू कैलेंडर, कि हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज की डेट में कहां। हिंदू कैलेंडर की शुरुआत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के नाम से की थी। इससे पहले भी दुनिया भर में 60 से ज्यादा संवत हुए, लेकिन विक्रम संवत सबसे ज्यादा अपनाया गया। आपको इंग्लिश महीनों के नाम जनवरी, फरवरी तो याद होंगे, लेकिन हिंदी महीनों के नाम बहुत कम लोगों को पता होंगे। हमारे यहां हिंदू महीनों का नामकरण नक्षत्रों के आधार पर हुआ है। महीने के नाम हमारे यहां साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों के आधार पर रखे गए थे। पहले आप पूर्णिमा और अमावस्या समझ लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताओ। हिंदू काल की जो गणना है, यहां डालिए तो लोगों को समझ में आएगा। जैसे आप जो हिंदू काल की गणना करते हैं, हिंदू काल गणना के मुताबिक महीने के 30 दिन को चंद्रमा की चाल के हिसाब से 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया। अब आप यहां से देखिए, जरा इसको क्लोज में लीजिए। इधर आप देख रहे हैं ये शुक्ल पक्ष है, इधर आप देखेंगे ये कृष्ण पक्ष है। अब हिंदू कैलेंडर क्या करता है, वो चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा की चाल के हिसाब से तय करता है। अमावस्या जो है वो यहां पर आती है। लेकिन देखिए, अब अगर आप देखेंगे हिंदू कैलेंडर कैसे चलता है, पहला जो होता है प्रतिपदा, यहां देखिए बिल्कुल अमावस्या है। उसके बाद धीरे धीरे चांद जो है वो अपना बड़ा होता जाएगा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। इसीलिए आप देखते होंगे कई लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं। हिंदू कैलेंडर में 2 बार एकादशी आता है, क्योंकि वो चंद्रमा की आकृति पर निर्भर कर रहा है, उसके रोटेशन पर निर्भर कर रहा है। फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को पूर्णिमा आती है। चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है 15वां दिन, जब चांद पूरा हो जाता है। उसके बाद ये चांद घटना शुरू होता है। प्रतिपदा, द्वितीया फिर से होता है, यहां से 16वां नहीं आता, यहां से फिर प्रतिपदा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, फिर एकादशी आई, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और यहां पर अमावस्या। तो हिंदू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो वो चांद के ऊपर निर्भर है कि चांद किस तरह से पूर्ण रूप ले रहा है या वो अमावस्या में जा रहा है। और जब चांद जो है वो पूर्ण रूप तक आता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, जब चांद अमावस्या की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, और इसीलिए एकादशी 2 बार आता है महीने के अंदर। ये सारी बातें हिंदू कैलेंडर से जुड़ी हुई। चंद्रमा की चाल जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते में नक्षत्र पड़ते हैं। नक्षत्र यानी आकाश में तारा सब। हमारे यहां काल गणना में 27 नक्षत्र माने गए। अब जिस महीने में पूर्णिमा जिस नक्षत्र में पड़ती है उस महीने को उसी नक्षत्र के नाम से जाना गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को चैत्र कहा गया, विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को वैशाख कहा गया,
ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को ज्येष्ठ कहा गया। कुछ लोग जेठ भी बोलते हैं, इसमें भीषण गर्मी पड़ती है। श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को श्रावण कहा गया, जिसे आप सावन भी बोलते हैं। यानी ये पूरी तरह से काल गणना और साइंस पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर का हिसाब किताब यह है कि वहां पर जुलाई महीने का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। इसी तरह से अगस्त महीने का नाम जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस ने अपने नाम पर रख लिया। तो वहां साइंस है, यहां दूसरा हिसाब। हिंदू कैलेंडर की एक खास बात यह भी है कि इसमें महीने मौसम के बढ़ते हुए क्रम को जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे चैत्र में मार्च से अप्रैल, वैशाख में अप्रैल से मई, ज्येष्ठ में मई से जून, और जब सर्दी आई तो उस हिसाब से चलता है। कैसे हिंदू नववर्ष सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा है, यह भी जानिए। क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रकृति फिर से नई होने लगती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। चैत्र महीने के पहले दिन ही प्रकृति का एक चक्र पूरा होता है। जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है और अगले चक्कर की शुरुआत करती है, तो वही पहला दिन हिंदू नववर्ष होता है। इसका गणित है जिसके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं और उसको कैलकुलेट किया जाता है। पृथ्वी की परिक्रमा के 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। ये सारी बड़ी कमाल की बातें हैं जो आपको अब तक नहीं पता थी, लेकिन अब हिंदू कैलेंडर भी जानिए, समझिए उसके पीछे का साइंस। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या मोदी सरकार ने टैक्स छूट को 7 लाख से भी बढ़ा दिया है? इस खबर को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या यह खबर सही है, क्या वाकई टैक्स में छूट को बढ़ा दिया गया है? क्या न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख से अधिक कमाई पर भी सरकार की तरफ से टैक्स में छूट मिलेगी? इस खबर का हमने फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि वाकई ये खबर सही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 को संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है, जिसके बाद न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए से अधिक की आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। दरअसल न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन अगर किसी की सालाना इनकम 7 लाख 100 रुपए भी हो जाती थी तो उसे टैक्स स्लैब के तहत लगभग 25,000 रुपए तक का टैक्स लगता था। सरकार ने ऐसे ही टैक्स पेयर्स को राहत दी है। संशोधन के बाद अब ऐसी स्थिति में सिर्फ 100 रुपए पर ही टैक्स कैलकुलेट होगा, बाकी नहीं। लेकिन यह राहत सिर्फ 7 लाख की आय से थोड़ी सी ऊपर आय वालों को ही यह राहत मिलेगी। कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि 7,27,000 रुपए तक की आय वालों को इससे फायदा होगा। बाकी इससे ज्यादा आय वालों को जो तय टैक्स है वही देना होगा। तो हमारे फैक्ट चेक में यह खबर सही निकली। अगर आपकी आय भी 7 लाख 5,000, 2,000, 4,000 है तो आज खुशी खुशी सोइए, फ्राइडे वाली पार्टी कर लीजिए। आज पाठशाला में